हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे थे और इनकम टैक्स में हम लोगों ने तकरीबन सारे रूल्स वगैरह देख चुके थे, ठीक है। और मैंने बाकी रूल्स बोला था जब अपन क्वेश्चन बनाएंगे तो कुछ छोटे मोटे रूल्स अपन लोग सीख लेंगे, ठीक है। तो हमने तकरीबन आपका स्टार्टिंग से लेकर एजुकेशन फैसिलिटी तक सारी चीज़ें हमने देख ली थी। कार फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी में क्या क्या करना, सारी बात देख लिए थे। लास्ट आज हमारा काम है किसका, प्रोविडेंट फंड के बारे में देखना है। किसके बारे में देखना है? प्रोविडेंट फंड। ओके, आज हमारा क्लास होगा किसके लिए? प्रोविडेंट फंड के लिए होगा कि ये प्रोविडेंट फंड होता क्या है, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो जाने प्रोविडेंट फंड होता क्या है। ठीक, देखो क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि एक एम्प्लॉयर होता है, एक एम्प्लॉयर होता है और दूसरा होता है एम्प्लॉई, ठीक है। होता ये है कि भाई पूरी लाइफ ये बेचारा एम्प्लॉय जो है अपनी सर्विसेज किसको देता है? अपने मालिक को देता है। और पूरी लाइफ उसको मालिक क्या करता है? उसको बदले में पैसे देता है, मतलब सैलरी देता है उसको, ठीक है। अच्छा, तो भाई एम्प्लॉय का भी एक तो देखो हर एक चीज का एक एक्सपायरी डेट होता है। वैसे ही क्या होता है कि एम्प्लॉय का भी एक्सपायरी डेट होता है जब एम्प्लॉय 60 ईयर्स का हो जाता है। जैसे ही एम्प्लॉय क्या होता है, 60 ईयर्स का होता है, जैसे ही वो 60 साल का होता है उसको रिटायर किया जाता है। ये तो देखियो ना, रिटायरमेंट होता है, ठीक। रिटायरमेंट होता है, उसके बाद उसका क्या होगा? उसके बाद क्या उसको सैलरी देगा? भाई वो काम ही नहीं कर रहा तो उसको सैलरी किस बात का देगा? तो बताओ उसके बाद क्या जिंदगी चलेगी क्या? 60 साल के बाद तो क्या वो मर जाएगा क्या? उसके बाद उसकी लाइफ नहीं है? बिल्कुल लाइफ है। तो उसके बाद जब तक वो जिएगा, छुट्टी हो गया उसका नौकरी से, अब वो घर में बैठ के आराम करेगा, तो इसके बाद उसकी इनकम कहां से आएगी? उसके बाद वो क्या कमाएगा? ठीक, तो उसका एम्प्लॉयर क्या करता है, उसको इतना रुपया दे के माला माल कर देता है कि उसका बुढ़ापा जो है बड़े अच्छे से क्या हो जाता है, गुजर जाता है। समझ में आया? देखोगे ना, जब भी आदमी रिटायर होता है तो बड़े बाजा गाजा के साथ आता है। कई बार हम लोग देखे होंगे जब भी कोई आदमी रिटायर होता है तो पार्टी वार्टी देता है, बाजे गाजे के साथ आता है कि भाई मैं क्या हो गया, वो रिटायर हो गया। क्या कारण है उसका? खुशी का। छुट्टी, यार कोई काम से निकल रहा है क्या, उसको खुशी होगी? वो खुशी छुट्टी का नहीं मनाता, बल्कि वो खुशी जो मनाता है उसको जो खूब सारा पैसा मिला है ना, उसी का वो खुशी मनाता है। और वो पैसा कहाँ से मिलता है मालूम उसको? उसी प्रोविडेंट फंड से वो पैसा क्या होता है, मिलता है। मतलब जो रिटायर होता है तो उस प्रोविडेंट फंड का सारा पैसा उसको क्या होता है, मिलता है। तो सवाल उठता है कि ये प्रोविडेंट फंड का पैसा आता कहाँ से है? तो सुनो, होता क्या है, सुन लो। देखिए क्या होता है, जब एम्प्लॉय इसके यहाँ नौकरी में लगा रहता है, जब एम्प्लॉय मान लो 25 साल के एज में, 25 साल के एज में ये एम्प्लॉय जो है, ये एम्प्लॉय इसके अपने एम्प्लॉयर के यहाँ नौकरी में क्या हुआ, लगा। जब लगा तो जब 25 साल पहले लगा होगा नौकरी में, तो एक फंड इन्होंने क्रिएट किया, प्रोविडेंट फंड, जिसको नाम दिया गया क्या, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ये उसका एम्प्लॉयर था, ये इसका एम्प्लॉयर था और ये है कौन, एम्प्लॉय, ठीक। तो मान लो इस एम्प्लॉय की जो सैलरी रही 20,000 रुपए रही, हर महीने कितनी रही, 20,000 पर मंथ रही। इस एम्प्लॉय की सैलरी जो रही 20,000 पर मंथ रही, ठीक है। तो ये 20,000 रुपए घर लेके नहीं जाता था, ये 20,000 पूरा अपने घर लेके नहीं जाता था, बल्कि क्या करता था, इसमें से 2,000, इसमें से कितना, 2,000 रुपए इस फंड में क्या कर देता था, वो डाल देता था। और अपने घर कितना ले जाता था, 18,000 रुपए अपने घर क्या करता था, ले जाता था। हर महीने 2,000 क्या करता था, फंड में क्या कर देता था, डाल देता था हर महीने, और अपने घर 18,000 रुपए लेकर चला जाता था। ओके, अब इसका एम्प्लॉयर भी क्या करता था, एम्प्लॉयर भी बोलता था अरे क्यों डाल रहा है इसमें 2,000 रुपए, क्योंकि जब मैं बूढ़ा होऊंगा, जब मैं रिटायरमेंट होऊंगा तो पैसा मुझे क्या होगा, मिलेगा। इसका एम्प्लॉयर का भी क्या करता था मालूम, ठीक है भाई वो तो डाल रहा है, इसका एम्प्लॉयर अपने तरफ से, अपने जेब से चलो इतना भी डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है, चलो अपन 2,000 इसको भी मान लेते हैं। इसका एम्प्लॉयर भी कितना डाल दे रहा है, 2,000, यानी कुल मिला के हर महीने इसके अकाउंट में कितना चला जा रहा है, 4,000 चले जा रहा है इसके प्रोविडेंट फंड में। 2,000 खुद डाल रहा है और 2,000 कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसका मालिक कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने जेब से। क्या कर रहा है, अपने जेब से। तो ये भी तो एक प्रकार की सैलरी हुई। एम्प्लॉयर जो है उसको 2,000 दे रहा है, सैलरी दे रहा है, वो तो जा ही रहा है, वो अलग चीज है, वो अपने जेब से डाल रहा है। लेकिन जो एम्प्लॉयर डाल रहा है वो भी तो एम्प्लॉयर अलग से दे रहा है उसको। एम्प्लॉयर देखो उसको बेसिक सैलरी भी दे रहा है, उसको अलावेंसेस भी दे रहा है, उसको परक्यूसिट्स भी दे रहा है, और साथ में देखो उसको एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसे भी क्या कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये भी तो एक तरह का सैलरी का हिस्सा हुआ, ठीक है, ये डाल रहा है। ओके, तो इस प्रकार देखो कितना महीना जा रहा है, हर महीने कितना रुपए जा रहा है, 4,000 इसके अकाउंट में जा रहा है। तो 12 महीने का कितना हुआ, 48,000 इसके अकाउंट में गया। सही बात है, 48,000 इसके अकाउंट में गया। और मान लो 25 साल के एज में वो नौकरी में लगा हुआ था और 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है, कितने साल बाद, कितने साल तक पैसा गया, पूरा 35 साल तक पैसा गया। हर साल 48,000 आ रहा है और 35 साल तक पैसा गया, तो कितना पैसा गया भाई, 48,000 का 35 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कुल मिलाकर उसमें 16,80,000 रुपए गया पैसा, है ना। इस प्रकार से पैसा कितना गया होगा, मान लो 16,80,000।
और इस 16,80,000 रुपये फंड में गया होगा प्लस उसका इंटरेस्ट भी ले लो, वो भी पैसा। तो जब क्या होता है, जब वो रिटायर होता है तो ये पैसा, जो फंड का पैसा, जितना पैसा वो पूरे अपने सर्विस के दौरान छोड़ा है और उसका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट किया है, तो इस जो 16,80,000 प्लस उस पर इंटरेस्ट, अच्छा भारी भरकम रकम, जब वो रिटायर होता है ना तब उसको मिलता है। इसी बात का वो क्या मनाता है, खुशी मनाता है। इसी को बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। क्या कहते हैं इसी को, प्रोविडेंट फंड। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो प्रोविडेंट फंड का जो, अब हमको पढ़ने का क्या ऑब्जेक्ट है, हमारा पढ़ने का मेन इंटेंस ये है कि भाई जो प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर उसका पैसा डाल रहा है, क्या ये 2,000 रुपये टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आज हम लोग क्या करने वाले, चर्चा करने वाले हैं। और ये जो 2,000 डालता है उसका क्या होता है, जो एम्प्लॉय अपनी जेब से डालता है उसका क्या होता है, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा आज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो उम्मीद है आप लोग प्रोविडेंट फंड के बारे में सीख गए होंगे अच्छे से। तो चलिए अब हम लोग प्रोविडेंट फंड को और डिटेल में देखते हैं, होता क्या, कानूनी तौर पे प्रोविडेंट फंड के हिसाब किताब देखते हैं। देखो प्रोविडेंट फंड जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। 4 तरह के प्रोविडेंट फंड हमारे देश में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ये ना इंडियन प्रोविडेंट फंड एक्ट, इंडियन प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के अकॉर्डिंग अप्रूव्ड है। ये किसमें रजिस्टर्ड है, ये इंडियन प्रोविडेंट फंड 1925, मतलब अंग्रेजों के जमाने का प्रोविडेंट फंड बना हुआ है। और मालूम, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। यानी कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पैसा कौन से प्रोविडेंट फंड में जाता होगा, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जाता होगा। आई बात समझ में, वैधानिक प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड मींस वैधानिक प्रोविडेंट फंड, ठीक। दूसरा होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। क्या होता है दूसरा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगला होता है रिकॉग्नाइज्ड क्या, प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ये जो अप्रूव्ड होता है वो एम्प्लॉइज एक्ट, ये जो होता है वो एम्प्लॉइज एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग क्या है, अप्रूव्ड है। और ये प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए होता है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं होता। किसके लिए होता है, प्राइवेट एम्प्लॉय जो होते हैं ना उनके लिए होता है। ओके, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड संस्थाएं जो चलती है ना, ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो चलते हैं, बड़े बड़े प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े बैंक है जो प्राइवेट में, यस बैंक, HDFC बैंक, ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे जो मतलब बड़े बड़े जो कंपनियाँ हैं, मल्टीनेशनल कंपनियाँ है, वो प्राइवेट है, तो उनके जो उनके एम्प्लॉय का जो प्रोविडेंट फंड क्रिएट होता होगा, इसी में क्या होता होगा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्रिएट होता होगा, ठीक है। दूसरा होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगला होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये किसी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, ये भी प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए होता है, लेकिन एकदम बिल्कुल अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। क्या है ये, प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए, बट ये अनरिकॉग्नाइज्ड है। समझ में आया, मतलब ये देखो इसमें क्या होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 1952 की जितने भी गाइडलाइन है सबको फॉलो करना पड़ता है। एक तो ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन इसको चलाती है, इसका जो एम्प्लॉयर होता है ऑर्गेनाइज्ड होता है, बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, और उनको हर रूल्स को फॉलो करना होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। अब कोई प्राइवेट एम्प्लॉय, छोटे मोटे एम्प्लॉय है और उनके लिए इतना बड़ा प्रोविडेंट फंड, अब छोटे मोटे एम्प्लॉय कोई दुकान में काम कर रहा है, अब उसको भी प्रोविडेंट फंड अगर दे रहा है सामने वाला, तो देने दो ना, क्या दिक्कत है। जरूरी नहीं उसको रिकॉग्नाइज में रजिस्टर्ड हो। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है, वो प्रोविडेंट फंड कहलाता है प्राइवेट, वो प्रोविडेंट फंड कहलाता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। जो प्राइवेट एम्प्लॉय, दोनों ही प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए, समझ में आ गया। ये गाइडलाइन को फॉलो करता है इसलिए रिकॉग्नाइज्ड है, ये गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता इसलिए क्या है, अनरिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। ओके, अगला होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगला क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड किसके लिए होता है मालूम, पब्लिकों के लिए होता है भाई, पब्लिक के लिए होता है। या फिर एक प्रकार से, चलो मैं अपनी बात करता हूँ भाई, मेरा कोई एम्प्लॉयर है क्या, मैं किसी की नौकरी कर रहा हूँ क्या मैं 60 साल का नहीं होऊंगा, क्या मैं रिटायरमेंट नहीं लूंगा, तो भाई क्या मेरे को पैसा वो मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तब जब मैं छुट्टी लूंगा 60 साल का होऊंगा तो मेरा क्या होगा उसके बाद, भाई मैं भी तो इसी तरह से इसी एनर्जी के साथ तो काम नहीं कर सकता। तो भाई उस समय क्या होगा, तो भाई जिस बंदे का कोई एम्प्लॉयर नहीं होता है वो खुद अपना क्या करता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है हम जैसे लोगों के लिए, जिनका कोई एम्प्लॉयर नहीं, हम किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो हमको अगर चाहते हैं हम 60 साल में हमको भी कुछ अच्छा खासा रकम मिले, तो हम भी अपने जेब से क्या कर सकते, कंट्रीब्यूट कर सकते। वो क्या होता है, कहलाता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। वैसे यहाँ पे बात नहीं की जाएगी, समझ में आया। ओके, या फिर कोई एम्प्लॉयर भी है, वो चाहता है भाई, एम्प्लॉयर अपने लिए बना सकता है प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर तो एम्प्लॉय का ठेका लेकर रखा है, एम्प्लॉयर का ठेका कौन लेगा, अब उसको तो अपना ठेका खुद लेना पड़ेगा क्योंकि उसका तो कोई मालिक है नहीं। आई बात समझ में। तो ये होता है आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड 4 प्रकार के होते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपके बुक में लिखा होगा, देखो स्टेटमेंट दिया होगा, सबसे पहले स्टेटमेंट दिया होगा, पहला तो स्टेटमेंट लिखा होगा, देख लेते हैं। पहला हमने स्टेटमेंट लिखा होगा, उसके बाद प्रोविडेंट फंड का जिक्र हुआ होगा, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होगा यहाँ पे,
उसके बाद रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होगा, उसके बाद अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होगा और अंत में पब्लिक प्रोविडेंट फंड होगा। ठीक है, अब देखो हिसाब किताब देखते हैं। सबसे पहला क्या लिखा है, सबसे पहला कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉई। अगर एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है, मैंने बोला था ना प्रोविडेंट फंड में दो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, एक एम्प्लॉई अपने सैलरी से, बेसिक सैलरी से काट के पैसा कंट्रीब्यूट करता है और दूसरा जो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो अभी बात चल रही एम्प्लॉई। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो बेचारा कहां से काट के कंट्रीब्यूट कर रहा हो, तो खुद बेसिक सैलरी से कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो अपना पैसा काट के डालता नहीं है। जैसे उसको बेसिक सैलरी 10,000 मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है, मान लो बेसिक सैलरी 20,000 मिल रहा है, तो 20,000 अपने घर नहीं ले जाता, 2,000 अपने जेब से प्रोविडेंट फंड में डाल देता है। 18,000 बेसिक सैलरी का हिस्सा ले जा रहा है, मतलब बेसिक सैलरी का हिस्सा ही प्रोविडेंट फंड में डालता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, तो ये टैक्सेबल होता है। क्या होता है, टैक्सेबल। बोलोगे सर कैसे टैक्सेबल होता है? भाई आप जब बेसिक सैलरी को टैक्सेबल में नहीं डाल देते हो, बेसिक सैलरी को क्या डालते हो, टैक्सेबल में डालते हो, सीधा टैक्सेबल में ऐड कर देते बेसिक सैलरी को। तो बेसिक सैलरी में पैसा क्या है, इंक्लूडेड है, इस वजह से क्या कहलाता है, टैक्सेबल कहलाता है। यानी सभी टैक्सेबल, ये भी टैक्सेबल है, ठीक है, और ये भी क्या है, टैक्सेबल है। और अंत में ये तो खैर इसका तो बात टैक्सेबल है, ये भी क्या है, डिडक्शन मिल जाए, टैक्सेबल है, ये भी फिलहाल क्या है, टैक्सेबल है। लेकिन आगे जाके अभी तो टैक्सेबल में डाल देता है, बट आगे जाके गवर्नमेंट इनको छूट दे देता है, डिडक्शन दे देता है, आगे जाके माफ कर देता है। इनको क्या दे देता है, डिडक्शन दे देता है इनके प्रोविडेंट फंड पे। इस पे भी डिडक्शन दे देता है, इस पे भी डिडक्शन दे देता है, बट इस पे नहीं देता डिडक्शन। इस पे डिडक्शन क्या कर देता है, दे देता है। अभी तो टैक्सेबल कर दे रहा है, लेकिन आगे जाके कुछ समय बाद डिडक्शन दे देता है, मतलब आखिरी में जब टैक्स लगाने की बारी आती है ना, तो उसमें डिडक्शन दे देता है। ठीक है, तो फिलहाल आप छोड़िए इसको, ये उतना खास नहीं है। ठीक है, अगला होता है कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। अब कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो भी तो उसके सैलरी का हिस्सा है। सवाल उठता सर वो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, सवाल उठता है कि वो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। तो सुनो, अगर वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कैसा एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो ये क्या हो जाएगा, टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल छूट है उसको टैक्स पे। टैक्स पे क्या मिल जाएगा उसको, सीधा छूट मिल जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगता उस पर, एग्जेम्प्ट। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका एम्प्लॉयर कौन है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो टैक्स नहीं लगता है, एग्जेम्प्ट है, पूरी तरीके से क्या है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, लेकिन वही अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, क्या है वो, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, तो एग्जेम्प्टेड, क्या लिखेंगे, एग्जेम्प्टेड अप टू 12% ऑफ सैलरी, एग्जेम्प्टेड अप टू 12% ऑफ क्या, सैलरी, 12% ऑफ सैलरी। मतलब अगर उसका एम्प्लॉयर को आपको चेक करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि उसके सैलरी का अगर 12% या 12% से कम डाला जा रहा है प्रोविडेंट फंड में, तब तक तो एग्जेम्प्ट है। ध्यान से समझना, यही बड़ा पंच है मेन। अगर उसके सैलरी का आपको चेक करना पड़ेगा, अगर वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है और उसका एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये खुद कंट्रीब्यूट करे सारा, वो तो टैक्सेबल है, वो मैटर नहीं है। उसका एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उसकी सैलरी का 12% से कहीं ज्यादा तो नहीं है। अगर 12% से कम डाल रहा है या 12% डाल रहा है, तब तक टैक्स फ्री है, कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जहां 12% से ऊपर डाला, जहां 12% से ऊपर डाला, जितना ऊपर डाला, मान लो 13% डाला, कितना ऊपर डाला, 1%, तो 1% टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो वो 15% डालता है, तो बोलो कितना ज्यादा डाला, 13% ज्यादा डाला, सॉरी 3% ज्यादा डाला, 12% तक छूट है, 3% एक्स्ट्रा डाला, तो 3% क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। आई बात समझ में, 12% डाल रहा है, 12% से कम तक डाल रहा है, तब तक ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 12% से ऊपर डाल रहा है तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। आई बात समझ में। बोलोगे सर ऐसा क्यों भेदभाव, गवर्नमेंट के लिए एग्जाम कर रहा है, इनके लिए ऐसा क्यों कर दे रहा है। देखो क्या होता है, प्राइवेट एम्प्लॉय तरह तरह के होते हैं। प्राइवेट एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉयर भी उनका प्राइवेट है, तो प्राइवेट एम्प्लॉयर भी तरह तरह के होते हैं। अगर एम्प्लॉयर अमीर है तो उसके एम्प्लॉय भी क्या होंगे, अमीर होंगे, उनको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, सैलरी बड़ा बड़ा सैलरी मिलेगा, लाखों में सैलरी मिलेगा, करोड़ों में सैलरी मिलेगा। एम्प्लॉयर अगर गरीब है तो भाई उसको सैलरी भी छोटा मिलेगा, कम मिलेगा। तो भाई यहाँ पर हमको समझ में नहीं आता ना, गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट पास चिट्ठा है भैया कि उसके एम्प्लॉय कितना है। गवर्नमेंट के पास क्या रूल है कि गवर्नमेंट को राष्ट्रपति की सैलरी का, अगर राष्ट्रपति का सैलरी 5 लाख रुपए पर मंथ है, तो बड़े से बड़े गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 5 लाख रुपए से ऊपर का सैलरी तो मिल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पता है कि भाई मेरे एम्प्लॉय कितने अमीर है, वो जान रहा है कि भाई मेरे एम्प्लॉय साल का ज्यादा से ज्यादा कितना कमा सकते हैं, 60 लाख कमा सकते हैं, 50 लाख कमा सकते हैं, साल का 40 लाख 20 लाख, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जो प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं, तुम लोग सुने होगे, कई बार देखे होगे कि गूगल के सीईओ को देखे होगे, या आप किसी मतलब बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनी के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उनकी सैलरी करोड़ों में रहती है, 50 करोड़, 60 करोड़, 40 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, ऐसा तक अपन ने सैलरी उनका देखा हुआ है ना।
और करोड़ों में सैलरी, 14 करोड़ 15 करोड़, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो कुछ नहीं उनके सामने, इतनी सैलरी होती है। तो भैया इतना बड़ा एम्प्लॉय दे दे टैक्स, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन भी हो रहा होगा, अच्छा खासा बड़ा कंट्रीब्यूशन हो रहा होगा उसके प्रोविडेंट फंड में, तो भैया काहे के लिए टैक्स को छोड़ेंगे? अमीर आदमी से टैक्स वसूलो, गरीब आदमी को टैक्स मत लो। तो अगर छोटा, ये तो समझ में आ जाएगा, अगर 12% से ऊपर डाल रहा है भैया, छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, अच्छा खासा उसको क्या मिल रहा होगा उस पर, मतलब प्रोविडेंट, उसको पैसा जा रहा है उसके प्रोविडेंट फंड में, तो दे दे भैया टैक्स। अमीर एम्प्लॉय है तो टैक्स दे दे, गरीब एम्प्लॉय है तो टैक्स मत दे। आई बात समझ में? ये कारण है कि वो 12% से ऊपर पे टैक्स लगाते हैं, 12% से नीचे पे टैक्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, अगर वो प्रोविडेंट फंड अनरिकॉग्नाइज है, और अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, अनरिकॉग्नाइज में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना भी कंट्रीब्यूट करे, करोड़ों रुपए क्यों ना कंट्रीब्यूट करे, पूरी तरीके से क्या है, एग्जेम्प्ट है। आई बात समझ में? कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक। और पब्लिक की अगर बात की जाए तो भाई पब्लिक यानी मेरा तो कोई एम्प्लॉयर है नहीं, कोई मेरा मालिक तो है नहीं, तो मुझे कहाँ से मिलने लगा, छोड़ो उसको। आई बात समझ में? हटा देते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब बात आती है किसकी, इंटरेस्ट की। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट। अपन लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन अपन बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। देखो दोनों का एक साथ कर दे रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, इस प्रोविडेंट फंड में हमको क्या मिलता होगा, इंटरेस्ट भी मिलता होगा। क्या मिलता होगा? इंटरेस्ट। अब इस प्रोविडेंट फंड में दोनों का इंटरेस्ट मिलता होगा, एम्प्लॉयर भी इसमें इंक्लूड है, एम्प्लॉय भी इंक्लूड है, दोनों के दोनों क्या है इसमें इंक्लूड है, दोनों के दोनों क्या है इसमें इंक्लूड है, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। तो देखो अब भाई प्रोविडेंट फंड में पैसा जा रहा तो इंटरेस्ट भी मिलता होगा, तो भी तो एम्प्लॉय का इनकम हुआ, किसको मिलता होगा, एम्प्लॉय को ही मिलता होगा। सवाल उठता है क्या वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा? तो सुनो, अगर वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। लेकिन उसी जगह अगर वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हुआ, क्या हुआ, अनरिकॉग्नाइज्ड अगर प्रोविडेंट फंड हुआ, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हुआ तो सुनो, एग्जेम्प्टेड अप टू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% पर एनम। अगर उसका इंटरेस्ट रेट, अब आपको क्या देखना पड़ेगा ना, थोड़ा इंटरेस्ट रेट देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा हो, जो ब्याज मिल रहा हो, किस दर पे ब्याज मिल रहा है, किस रेट से उसको ब्याज मिल रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, किस रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, प्रोविडेंट फंड में कितने रुपए के रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है, वो रेट देखना पड़ेगा। 9% मिल रहा है, 10% मिल रहा है, 8% मिल रहा है, 4% मिल रहा है, 5%, कितना परसेंट मिल रहा है देखना पड़ेगा। अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% तक है या उससे कम है, 9.5% है या उससे क्या है, कम है, तब तक तो कोई टैक्सेबल नहीं है, पूरी तरीके से इंटरेस्ट जो है एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा। किस पे? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर 9.5% से जरा सा भी ज्यादा हुआ, जरा सा भी क्या हुआ, एक्सेस हुआ, तो भैया क्या देना पड़ जाएगा, अपन लोगों को टैक्स क्या करना पड़ जाएगा, देना पड़ जाएगा। तब अपन को टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 9.5 है, 10% हुआ, तो बताओ 9.5% में 10% बोल रहा, कितना एक्सेस है, 0.5% एक्सेस है, तो 0.5% टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो 9.5% है और इंटरेस्ट रेट 12% है, कितना परसेंट है, 12% है, बताओ कितना एक्स्ट्रा है, देखा जाए तो 2.5 है ना, तो 2.5 टैक्सेबल हो जाएगा। जितना एक्स्ट्रा है उतना क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। 2.5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, 2.5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, बात समझ में आई यहाँ तक? अब बोलोगे सर ऐसा क्यों भेदभाव? अरे भैया आपको पता है कि ज्यादा पैसा तो रेट ज्यादा होता है। देखना कभी भी क्या होता है, अगर ज्यादा पैसा आप डालोगे तो आपका रेट जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और कम पैसा जमा करोगे तो इंटरेस्ट रेट कम होता है ना। तो अगर यार ये बड़ा इंप्लॉई होगा, करोड़ों में कमाता होगा, लाखों में कमाता होगा, तो यार अमीर इंप्लॉई है, तो कॉमन सी बात है उसके प्रोविडेंट फंड में अच्छा खासा बड़ा पैसा होगा, तो रेट भी उसको क्या मिलता होगा, अच्छा खासा बड़े रेट से इंटरेस्ट मिलता होगा, है ना। और अगर गरीब इंप्लॉई है, छोटा इंप्लॉई है, तो उसका रेट निश्चित रूप से कम पैसा जाता होगा, तो रेट भी क्या होगा, कम होगा। तो यार अमीर इंप्लॉई है टैक्स देते, गरीब इंप्लॉई है टैक्स मत दे, ये गवर्नमेंट का रूल बना दिया। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। अगला होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, उसके प्रोविडेंट फंड में किसी प्रकार का उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो अगर इंटरेस्ट मिलता है तो क्या टैक्सेबल होगा? हाँ सर टैक्सेबल होगा, बट सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगा। पढ़े ना अपन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वहां टैक्सेबल होगा, यहाँ टैक्सेबल नहीं होगा, यहाँ टैक्सेबल नहीं होगा, तो याद रखना, ठीक है, यहाँ टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करें, उस पर इंटरेस्ट बिल्कुल क्या है, गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है। क्या कर रखा है? एग्जेम्प्ट कर रखा है। आई बात समझ में कि नहीं आई? समझ गए? गवर्नमेंट इंप्लॉय, अब देखो कॉन्ट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट इंप्लॉय, अगर खुद इंप्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है सभी में टैक्सेबल है, बाद में डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, टैक्सेबल है। एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एग्जेम्प्ट है, बट रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो टैक्सेबल है। कितना है देख लिए। और इंटरेस्ट भी टैक्स, इसके लिए स्टैट्यूटरी के लिए एग्जेम्प्ट है, इसके लिए भी यहाँ टैक्सेबल नहीं होगा, और इसके लिए
आपने रूल देख लिया, ठीक है। ओके, लास्ट देखते हैं, लमसम अमाउंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लमसम अमाउंट रिसीव्ड की बात करते हैं। जब 60 साल आएगा, जब 60 साल का होगा तो उसको इकट्ठे पैसा मिलेगा, प्रोविडेंट फंड का पैसा बल्क में मिलेगा, इकट्ठे मिलेगा, लाखों करोड़ रुपए इकट्ठे मिलेंगे, 40-50 लाख रुपए इकट्ठा क्या होगा उस एम्प्लॉय को मिलेगा जब वो 60 साल का आएगा होगा, तो पार्टी वार्टी देगा। तो बताओ क्या वो टैक्सेबल होगा? देखें, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके लमसम के पैसा पे जो इकट्ठे पैसे मिलेगा ना प्रोविडेंट फंड पे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तभी वो बाजा वाजा लगाता है और सबको पार्टी वार्टी देता है। इस पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, इस पे भी कोई टैक्स क्या होगा? नहीं लगेगा। ये भी बड़ा खुश है, चलो ओके। इस पे क्या होगा? इस पे टैक्स लगेगा, टैक्सेबल होगा, लेकिन सिर्फ कितना टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल होगा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन तक। जितना एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन किया होगा उतने ही हिस्से पे टैक्सेबल होगा, खुद के हिस्से का टैक्सेबल नहीं होगा। समझ में आया? जितना पैसा मिला, एम्प्लॉयर जितना कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा उतने पे टैक्सेबल होगा, प्लस इंटरेस्ट सब मिला के, और बाकी पे टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब इसका अगर इसको 50 लाख मिला, मान लो एम्प्लॉय आधा कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर आधा कंट्रीब्यूट करता है, तो कुल मिला के आधा कंट्रीब्यूट करते हैं। मान लो इसको रिटायरमेंट में 50 लाख रुपए मिला, तो एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था? 25 लाख। तो 25 लाख टैक्सेबल होगा और 25 लाख जो खुद कंट्रीब्यूट किया था वो टैक्सेबल नहीं होगा, मतलब सिर्फ आधा टैक्सेबल होगा। कहने का मतलब है जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही होगा जितना वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। जरूरी नहीं कि आधा ही दिया रहे, हो सकता है कितना भी दिया रहे, 25%, 50%, जो दिया रहेगा उसके हिसाब से टैक्सेबल होता है, ठीक है। ओके, एंड देन प्रोविडेंट फंड, इसकी बात करें तो ये भी क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट हो जाता है, ठीक। कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है? 3 बातों पे ध्यान रखना है आप लोगों को। अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, आंख मूंद के हर एक सिचुएशन पे एग्जेम्प्ट है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, आंख मूंद कर हर सिचुएशन पे क्या है? एग्जेम्प्ट है। बस इसमें थोड़ा सा क्या करना है? ध्यान देना है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड तो आने वाला नहीं, क्योंकि पब्लिक का टैक्सेबल निकालने बैठे नहीं है, तो आने वाला नहीं, ठीक है। तो मतलब आपको टेंशन किसका? सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। जब भी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो देखना हो कौन सा प्रोविडेंट फंड है। अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड मतलब प्रमाणित प्रोविडेंट फंड, क्या बोलते हैं इसको? प्रमाणित प्रोविडेंट फंड, हिंदी बोलते प्रमाणित, इसको बोलते अप्रमाणित, ठीक है। तो अगर वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है बच्चों, तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को बस ध्यान रखना, जैसे रिकॉग्नाइज है तो फिर आपको चेक वेक करना पड़ेगा, 12% से ऊपर है कि 12% से कम है कि ज़्यादा है कि कम है, ये सारी बातें क्या करनी पड़ेगी? आप लोग को देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो खैर नोट कर लो, जिनके पास फॉर्मेट है तो उनको नोट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, आज हमने आपको सैलरी के सारे रूल्स और रेगुलेशन क्लियर कर दिए हैं। कल से यार हम लोग प्रैक्टिकल बनाना स्टार्ट कर देंगे। प्रैक्टिकल बनाने में बड़ा मजा आएगा। अगर रूल आप समझ गए होगे, अच्छे से दिमाग में बैठा लिए होगे, तो प्रैक्टिकल बनाने में कोई जरूरत नहीं, दिक्कत नहीं होगी। और एक बात क्लियर कर दूं कि पूरे चैप्टर में, पूरे आपके सिलेबस में इनकम टैक्स जितना भी हम पढ़ेंगे उसमें सबसे ज्यादा रूल्स जो थे, सबसे ज्यादा जो रूल्स थे इसी इनका सैलरी में रूल्स थे। बाकी में कोई खास रूल नहीं, फटाफट हम लोग बना लेंगे बाकी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसको आज क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।